हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 350। और आज हम लोग ह्यूमन बींग्स में जितने भी हार्मोन्स हैं, मेजर हार्मोन्स, उन सब की एक साथ में स्टडी करेंगे। उनके सोर्सेस और उनके मेजर फंक्शंस की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो मतलब जितनी भी हमारी बॉडी के पार्ट्स है, चाहे वो लोकल टिश्यू हो या कोई आपका बॉडी ऑर्गन हो या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड हो या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो, जो भी हो, अगर वो हार्मोन रिलीज कर रहा है तो वो हार्मोन कौन सा है और उसका मेजर फंक्शन क्या है, वो सब कुछ हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखो, हार्मोन्स के सोर्सेस, सबसे पहले इसकी बात करें अगर हम लोग, तो हमारी बॉडी में अलग अलग सोर्सेस है हार्मोन्स के। जैसे कि हाइपोथैलेमस, अब हम सबको पता है कि हमारे फोर ब्रेन के डायनसेफेलॉन में प्रेजेंट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। अब ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये बिल्कुल नर्वस टिश्यू का ही बना है, लेकिन कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, कुछ न्यूरॉन्स, कुछ हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं हाइपोथैलेमस के थ्रू। तो सबसे पहला सोर्स है हाइपोथैलेमस। उसके अलावा हमारी बॉडी की मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि थायराइड, एड्रिनल, ये सारी मेजर ग्लैंड्स हम इस कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारे गोनेट्स जैसे कि टेस्टिस और ओवरी, ये भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। फिर कुछ बॉडी के ऑर्गन्स है जैसे लीवर, किडनी, हार्ट। उसके अलावा हम बात करेंगे लोकल हार्मोन्स की। अब लोकल हार्मोन्स क्या है और उनके क्या क्या एग्जांपल्स है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम बात करेंगे कुछ ऐसे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स की जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं जैसे कि प्लेसेंटा और फिटस। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हाइपोथैलेमस के थ्रू। तो ये पिक्चर आप लोगों ने बहुत बार देख रखा है कि ये वाला जो पोर्शन है ये है सेरेब्रम। सेरेब्रम यानी कि आपके फोर ब्रेन का पार्ट, और इनफैक्ट आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट। उसी फोर ब्रेन में एक और पार्ट आता है जिसका नाम है डायनसेफेलॉन। उस डायनसेफेलॉन में ये वाला पोर्शन रहता है थैलेमस, ठीक है। और इस थैलेमस के नीचे वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको कि ये नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, खुद से कोई ग्लैंड नहीं है, पर इसमें प्रेजेंट कुछ न्यूरॉन्स सिक्रीशंस करते हैं जिनको आप हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हो। बेसिकली उनको न्यूक्लियाई कहा जाता है। न्यूक्लियाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हम न्यूक्लियाई किसे कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो साइटॉन्स होते हैं, साइटॉन्स के कलेक्शन को, साइटॉन्स के ग्रुप को न्यूक्लियाई कहा जाता है। बेसिकली हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है। देखो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, और उस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला है हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस की जो हार्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं या उनके रिलीज को इनहिबिट करते हैं, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और उनका लोकेशन भी अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये जो नीचे शो कर रखा है मैंने, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके, ये पिट्यूटरी और ये हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन। तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस बहुत ही क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड है, और हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कब रिलीज करना है और कब इनहिबिट करना है वो डिसाइड करती है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इनफैक्ट अगर आप गौर से देखोगे इस डायग्राम में तो एक चीज़ नोट करो कि जो हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन, और ये पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पोर्शन है, ये जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमने रेड कलर में शो कर रखी है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को एक अलग कलर में शो किया और हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक सेम कलर में शो किया। वो इसलिए बिकॉज ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि दोनों ही, यानी हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये दोनों ही नर्वस टिश्यू से बने, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंडुलर टिश्यू का बना है, इसलिए ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है। अब हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को दो ग्रुप में रख सकते हैं। पहले वो हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को कब हार्मोन्स रिलीज करने हैं और कब इनहिबिट करने हैं वो हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से। उसके अलावा हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है जो जाकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। मतलब बनाएगा कौन, हाइपोथैलेमस। स्टोर कहाँ पे होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और इसके दो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन। आपने सुना होगा जब पार्चुरेशन होता है तो पार्चुरेशन के वक्त जो फीटस का इजेक्शन होता है, उस इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये हार्मोन्स ध्यान रखना है, ADH और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन्स का सिंथेसिस कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में,
लेकिन स्टोरेज कहाँ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ही इनको रिलीज़ करता है ब्लड में, बट अदरवाइज सोर्स हाइपोथैलेमस है और स्टोरेज साइट है इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन्स बनाता है। एक वो हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रिलीज़ करने को सिग्नल देंगे, और दूसरे वो हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को इनहिबिट करेंगे, यानी उनके सिक्रेशन को कम करेंगे। यानी बेसिकली आप देख रहे हो कि किस तरह से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है और पिट्यूटरी बाकी सारी मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। तो रिलीजिंग हार्मोन्स का एग्जांपल देखें तो सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। उस ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन को कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस के थ्रू बनता है। उसके अलावा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बेसिकली जब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा तो उसको स्टिमुलेट करेगा ताकि वो ज़्यादा अमाउंट में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन बनाती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको रिलीज़ करवाने का काम करेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके अलावा ये रिलीज़ करता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को सिंथेसिस के लिए स्टिमुलेट करता है। और पिट्यूटरी को ये सिग्नल देना कि उसे ज़्यादा अमाउंट में ACTH यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बनाना है, वो काम करेगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और चौथा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। अब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल करेगा ताकि वो ज़्यादा अमाउंट में गोनेडोट्रोपिन्स यानी FSH और LH का फॉर्मेशन करे। तो ये जो चार हार्मोन्स हैं रिलीजिंग हार्मोन्स बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये चारों हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के रिलीज को स्टिमुलेट करेगा। उसके अलावा कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी बनाता है हाइपोथैलेमस जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को इनहिबिट करेगा, जैसे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन यानी सोमेटोस्टेटिन। इस बात को ऐसे समझें कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। अब हाइपोथैलेमस जब रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को बढ़ाएगा, और जब हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, तब ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने का सिग्नल देगा, यानी ग्रोथ हार्मोन को कम बनाने का सिग्नल देगा। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस उनके कंट्रोल को रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को सोमेटोस्टेटिन भी कहा जाता है, और हमारी बॉडी में सोमेटोस्टेटिन केवल हाइपोथैलेमस में नहीं बनता, एक और सोर्स है जो इसे बनाता है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में और डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इनहिबिटिंग हार्मोन्स में एक और एग्जांपल है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, यानी बेसिकली डोपामाइन। ये डोपामाइन हार्मोन प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने का काम करते हैं। प्रोलैक्टिन आप सबको पता है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और ये ह्यूमन फीमेल में प्रेगनेंसी के वक्त जो है मिल्क सिंथेसिस का काम करता है प्रोलैक्टिन। तो उसको इनहिबिट करने का काम जो है वो है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन या डोपामिन का, जो रिलीज होता है हाइपोथैलेमस के थ्रू। अब यहाँ पे जब मैं जितने भी हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ उस वीडियो में, इसमें हम उस हार्मोन से एसोसिएटेड जो मेजर फंक्शंस हैं केवल उन्हीं की बात करेंगे। बाकी उसके अलावा बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं, बट फिलहाल इस वीडियो में हम लोग मेजर फंक्शंस की ही बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में उन सभी हार्मोन्स के सभी फंक्शंस स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए, तो सबसे पहला सोर्स था हाइपोथैलेमस। सेकंड सोर्स पे चलता हूँ मैं, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ दी बॉडी। अब आपकी बॉडी की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करती है और इनमें डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि इनका जो सीक्रेशन है यानी हार्मोन्स उसको सीधा ब्लड में रिलीज किया जाता है। तो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट पीनियल ग्लैंड, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर हम बात करेंगे थाइमस की, थायराइड की, पैराथायराइड की, पैंक्रियास की और ADR यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स की। वो सब कुछ हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स में स्टडी करेंगे। तो एक पिक्चर में इन सब का लोकेशन मैंने आपको यहाँ पर शो कर रखा है। तो अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक ग्लैंड बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी, जिसको कहा जाता है हाइपोफाइसिस। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि जो हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन है, उस हाइपोथैलेमस वाले पोर्शन से नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसी का एनलार्ज्ड वर्जन मैंने यहाँ पर आपको शो कर रखा है।
तो अभी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टॉक रहता है और इसी स्टॉक की हेल्प से ये ऊपर हाइपोथैलेमस से जाकर अटैच होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको कहा जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको कहा जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी बेसिकली आपकी मास्टर ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही आपकी बॉडी की मेजर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है और उनके हार्मोन्स को का रिलीज बढ़ाना है या कम करना है वो डिसाइड करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन्स हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन्स आकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर स्टोर होते हैं। इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद से किसी हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं करता, सारे हार्मोन्स का सिंथेसिस एंटीरियर पिट्यूटरी में होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पिट्यूटरी में भी मास्टर ग्लैंड का काम कौन करता है, तो आंसर होगा एंटीरियर पिट्यूटरी। ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है आपके बॉडी में। चलिए फिर बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो दो पार्ट एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन्स एडीएच और ऑक्सीटोसिन को ये स्टोर करने का काम करता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी इन्हीं हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के काफ़ी हार्मोन्स हैं और उनमें मेजर वो हार्मोन्स हैं जो आपकी दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। उनके जो हार्मोन्स हैं उनके सिंथेसिस को स्टिमुलेट या इनहिबिट करने का काम करते हैं। सबसे पहले आता है ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और हमारी बॉडी की ग्रोथ अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही या तो ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और वही जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन कब बढ़ाना है और कब कम करना है। सेकंड है प्रोलैक्टिन हार्मोन पीआरएल, या फिर इसको लैक्टोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है एलटीएच। ये बेसिकली फीमेल में प्रेगनेंसी के वक्त मिल्क सिंथेसिस का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर थायरोट्रोपिन। और ये बेसिकली थायराइड को स्टिमुलेट करता है ताकि थायराइड अपने जो हार्मोन्स यानी T3 T4 उसका फॉर्मेशन करे। यानी जब TSH ज़्यादा रिलीज होगा तो T3 T4 का सिंथेसिस बढ़ेगा। उसके अलावा ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वो हार्मोन है जो एड्रिनल के कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का रिलीज बढ़ाएगा। इसलिए नाम क्या है एड्रीनो। एड्रीनो मतलब एड्रिनल ग्लैंड और कॉर्टिको मतलब उसका कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है ताकि उनके द्वारा बनाए गए हार्मोन्स रिलीज़ किया जा सके, या फिर इसको कहा जाता है कॉर्टिकोट्रोपिन। उसके अलावा है गोनेडोट्रोपिन्स जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH। देखो LH और FSH ये दोनों जो है इनको गोनेडोट्रोपिन्स कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है गोनेडोट्रोपिन्स। तो एक बात आप यहाँ पे गौर करो कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं ना, उन सब में ट्रोपिन्स वर्ड यूज़ होता है। जैसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, इसी को सोमेटोट्रोपिन कहा जाता है। लैक्टोट्रोपिक हार्मोन लैक्टोट्रोपिन कहा जाता है इसे। ये थायरोट्रोपिन, ये कॉर्टिकोट्रोपिन और ये गोनेडोट्रोपिन्स। तो जितने भी ट्रोपिक हार्मोन्स या जो ट्रोपिन्स हैं ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो गोनेडोट्रोपिन्स के दो एग्जाम्पल है। पहला है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ही मेल में, जैसे फीमेल में इसको LH कहा जाता है और मेल में इसी का नाम है ICSH यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम पे जाके एक्ट करता है और वही कॉर्पस ल्यूटियम इस LH की हेल्प से प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस बढ़ाता है। यानी LH ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है ताकि वो ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन बनाए, इसलिए इसका नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ICSH इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और हमने पढ़ा है कि टेस्टिस में जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ये जो टेस्टोस्टेरोन यानी जो एंड्रोजन्स हैं उनका फॉर्मेशन करता है। तो ICSH के रिलीज से टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन स्टिमुलेट होता है। दूसरा है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो बेसिकली फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और ओवेरियन फॉलिकल्स के स्टिमुलेशन से एस्ट्रोजन का सिंथेसिस होता है, इसलिए इनके ऐसे नाम रखे गए। उसके अलावा एक और हार्मोन है मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है और ये MSH स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट्स को, और मेलानोसाइट्स मेलानिन का फॉर्मेशन करते हैं। और हम सबको पता है कि मेलानिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैनिंग ऑफ स्किन। आपकी धूप में निकलने की वजह से जो स्किन की टैनिंग होती है, डार्कनेस होती है,
वो उस मेलानिन के डिपोजिशन की वजह से होती है, और उस मेलानिन के डिपोजिशन को स्टिमुलेट करता है, उन मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है MSH, इसीलिए इसका ऐसा नाम रखा गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ADH और ऑक्सीटोसिन के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो ऑक्सीटोसिन आप सबको पता है कि पार्चुरेशन रिफ्लेक्स, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, जब डिलीवरी होती है, तो उसमें जो एक रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है और वो फिटस इजेक्ट होता है बाहर की तरफ, वो काम करती है ऑक्सीटोसिन। और दूसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। तो एंटी डायूरेटिक जैसा कि नाम बता रहा है, ये हमारी बॉडी में डायूरेसिस को रोकता है, यानी बेसिकली आप ये कह लो कि ये सीधा सीधा वाटर कंजर्वेशन का काम करेगा। किडनी वाले चैप्टर में हम लोग इन सब हार्मोन्स को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, तो आप वहाँ पर जाकर इनको स्टडी और डिटेल में कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पीनियल ग्लैंड और एपीफाइसिस की। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा। देखो यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपका हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ ये है पिट्यूटरी, इसलिए पिट्यूटरी को कहा जाता है हाइपोफाइसिस। हाइपो का मतलब होता है नीचे या कम, तो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी है। जबकि हाइपोथैलेमस के ऊपर की तरफ यानी पीछे की तरफ यहाँ पर एक और ग्लैंड है जिसका नाम है एपीफाइसिस। ये इसको एनलार्ज करके यहाँ दिखा रखा है और इसलिए इसका नाम पड़ा है एपीफाइसिस। एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ। तो आप ऐसा समझ लो कि जो आपका थैलेमस वाला पोर्शन है, थैलेमस के ऊपर जो प्रेजेंट है पीनियल ग्लैंड तो एपीफाइसिस, और नीचे प्रेजेंट है पिट्यूटरी तो हाइपोफाइसिस। पीनियल ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। और मेलाटोनिन को आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करोगे मेलानिन के साथ में। मेलानिन एक पिगमेंट है जो आपकी स्किन में डिपॉजिट होता है और मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो आपका पीनियल ग्लैंड फॉर्म करता है। यूँ तो मेलाटोनिन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन सबसे मेन आपको ये ध्यान रखना है कि पीनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी का जो सर्काडियन रिदम है, यानी जो हमारी 24 आवर एक्टिविटी है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है मेलाटोनिन। 24 आवर एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि जब हम कोई प्रॉपर अपनी बॉडी का एक सिस्टम सेट कर लेते हैं कि बराबर सुबह 6 बजे उठ रहे हैं या दोपहर को बराबर 1 बजे लंच कर रहे हैं, तो बॉडी अपने आप, ये जो बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। यही काम है मेलाटोनिन हार्मोन का। नेक्स्ट बात करते हैं 3 ग्लैंड्स की जिनका नाम काफ़ी मिलता जुलता है। तो एक साथ इन तीनों को एक बार में बता देता हूँ आपको, ताकि आप इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। आपके नेक में प्रेजेंट होती है ग्लैंड जिसका नाम है थायराइड। उस थायराइड ग्लैंड के बैक सरफेस पे 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिनका नाम है पैराथायराइड। इसीलिए इनका ऐसा नाम रखा गया है। पैरा मतलब उसके आसपास, तो पैराथायराइड थायराइड ग्लैंड के बैक सरफेस पे। अब जैसे इस पिक्चर में ये फ्रंट सरफेस दिखा रखा है यहाँ पर, तो फ्रंट सरफेस यानी इसके पीछे की तरफ, यानी आपको सामने से नहीं दिखेगा, ये पीछे की तरफ छोटी छोटी सी 4 ग्लैंड्स जिनका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड्स। और तीसरी है थाइमस ग्लैंड, आपके 2 लंग्स के यहाँ बीच में प्रेजेंट ये ग्लैंड थाइमस। थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, तीनों अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट है। थायराइड की बात करता हूँ मैं सबसे पहले। तो थायराइड हमारे नेक में प्रेजेंट होता है। आपने बात की होगी ट्रैकिया की, तो ये जो थायराइड कार्टिलेज आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपके ट्रैकिया का पार्ट है, ठीक है। ये नीचे हो गई आपकी ट्रैकिया। बेसिकली ट्रैकिया का जो अपर पोर्शन रहता है, एंटीरियर पोर्शन, उसको कहा जाता है लैरिंग्स। तो ये जो थायराइड कार्टिलेज है बेसिक ट्रैकिया का नहीं, लैरिंग्स का पार्ट है, ठीक है। इस लैरिंग्स के ही नीचे वाले पोर्शन को कहा जाता है ट्रैकिया। तो इस थायराइड कार्टिलेज के नीचे आपको एक ग्लैंड दिख रही है जिसको कहा जाता है थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड के बेसिकली 2 लोब्स आप क्लियर देख सकते हो, राइट लोब और लेफ्ट लोब, जो आपको यहाँ पर अप्रिशिएट हो रहा है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। और इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने वाला एक टिश्यू होता है जिसको कहा जाता है इस्थमस। अब थायराइड ग्लैंड की अगर मैं हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, यानी उसका सेक्शन करके देखूं, तो थायराइड ग्लैंड में मुझे इस तरह से समवॉट सर्कुलर टाइप फॉलिकल्स दिखाई देंगे। ये देखो, ये सारे फॉलिकल्स हैं, इनको थायराइड फॉलिकल्स कहा जाता है। इन फॉलिकल्स के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये जैसे ये फॉलिकल है आपका, तो इस फॉलिकल के ये जो सेल्स है इनको कहा जाता है फॉलिकुलर सेल्स। और ये फॉलिकुलर सेल्स 2 हार्मोन्स बनाते हैं, T3 और T4, ठीक है। और इन फॉलिकल्स के बीच में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको कहा जाता है पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये फॉलिकल्स के बीच में प्रेजेंट है पैराफॉलिकुलर सेल्स, और ये एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है थायरोकैल्सीटोनिन।
T3 पे चलता हूँ मैं। T3 यानी कि इसमें 3 आयोडीन मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम है ट्राई यानी 3 आयोडो और थायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन। सिमिलरली T4 में 4 है, इसलिए टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और इसी टेट्रा आयोडोथायरोनिन को ही थायरोक्सिन कहा जाता है। तो बेसिकली आपसे थायराइड हार्मोन्स की बात की जाए तो आप बोलोगे कि 2 हार्मोन्स है T3 एंड T4, और पैराफोलिकुलर सेल्स एक हार्मोन रिलीज करता है थायरोकैल्सिटोनिन, और इसके नाम से एक चीज़ समझ में आ गई कि ये कहीं ना कहीं कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म से रिलेशन रखता है। तो थायरोकैल्सिटोनिन की भी फंक्शन की बात मैं थोड़ी देर में करूँगा। फिलहाल मैं T3 T4 की बात करता हूँ। तो T3 T4 का जो सबसे मेजर फंक्शन है वो ये है कि ये आपकी बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, आपका पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उस मेटाबॉलिज्म को रेट को रेगुलेट करता है थायराइड ग्लैंड, इसलिए ये आपकी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे इसको कंट्रोल करता है, मैं केवल एक ही एग्जांपल लूँगा, बाकी ग्लैंड्स का नहीं लूँगा। देखो हमने बोला था कि एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करता है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से पहुँचता है थायराइड पे। थायराइड पे जाने के बाद में ये थायराइड के सेल्स को स्टिमुलेट करता है, फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और उनके स्टिमुलेशन से जो थायराइड के हार्मोन्स यानी T3 T4 उनका रिलीज होता है। तो इस तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड को कंट्रोल कर रहा है, और केवल थायराइड को नहीं दूसरे ग्लैंड्स को भी, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स की। तो पैराथायराइड ग्लैंड्स जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आपके थायराइड ग्लैंड के बैक सरफेस पे यानी डॉर्सल सरफेस पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है पैराथायराइड ग्लैंड, और ये एक हार्मोन रिलीज करती है पैराथायराइड हार्मोन। इस बात को समझें कि पैराथायराइड हार्मोन, और थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था TCT यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन। पैराथायराइड हार्मोन और TCT जो पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड से रिलीज होता है, ये दोनों हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल है आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में। जैसे कि आप समझो कि आपके ब्लड का कैल्शियम लेवल हाई हो गया है, ज़्यादा कैल्शियम हो गया आपके ब्लड में, तब ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगी कैल्सिटोनिन, और ये कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। सिमिलरली जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होने लगता है तब पैराथायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है और ये बनाती है पैराथायराइड हार्मोन, और ये पैराथायराइड हार्मोन ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। यानी TCT और पैराथायराइड हार्मोन ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हो गए, यानी एक दूसरे के फंक्शंस को एंटागोनाइज करते हैं, ऑपोजिट फंक्शंस हैं इन दोनों के। नेक्स्ट बात करते हैं थाइमस की। तो थाइमस का लोकेशन ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रेकिया, और ये आपका राइट लंग और लेफ्ट लंग। तो इन दोनों के बीच में एक ग्लैंड है जिसमें 2 लोब्स प्रेजेंट है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। इस ग्लैंड का नाम है थाइमस, और ये बेसिकली 2 हार्मोन्स बनाती है, थाइमोसिन और थाइमोपोइटिन। ये दोनों हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है प्रोलिफरेशन और मैच्योरेशन ऑफ T सेल्स। T सेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि T सेल्स रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को रिस्पॉन्सिबल है ये लोग, ठीक है। तो ये T सेल्स आपकी CMI रेगुलेट करती है, आपकी इम्यूनिटी रेगुलेट करती है। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा B सेल्स के बारे में जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को रेगुलेट करती है। तो ये T सेल्स जो है इनका डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन, प्रोलिफरेशन सब थाइमोसिन हार्मोन रेगुलेट करता है। दैट्स वाई थाइमस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट बात करते हैं पैंक्रियाज की। तो पैंक्रियाज एक परफेक्ट एग्जांपल है एक मिक्स्ड ग्लैंड का, क्योंकि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। यहाँ देखो आप लोग, ये है डुओडेनम। इस डुओडेनम के लूप में प्रेजेंट एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है पैंक्रियाज, और यहाँ पर आपको पैंक्रियाज का डक्ट बहुत क्लियर दिख रहा है, और आपको पता है कि डक्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में होते हैं, इसलिए पैंक्रियाज एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। इस पिक्चर को और मैं थोड़ा सा एलोब्रेट करना चाहूँ तो ये देखो, ये आपका गॉल ब्लैडर हो गया और ये हो गई किडनी। तो ये लोकेशन के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता था कि पैंक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है। पैंक्रियाज का ये अगर 3 डायमेंशनल आप एग्जैक्ट पोजीशन देखना चाहो तो ये है, और पैंक्रियाज जैसे मैंने बोला कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो ये जो आपको बाहर की तरफ पोर्शन दिख रहा है ये यहाँ पर, ये देखो, इनको हम कहते हैं असाइनी, और ये असाइनी जो है पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन पोर्शन बनाती है, और एक्सोक्राइन पोर्शन यानी कि ये पैंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करता है। पैंक्रियाटिक जूस यहाँ इन असाइनी के थ्रू हेल्प से बनता है और फिर पैंक्रियाटिक डक्ट की हेल्प से पहुँचता है डुओडेनम में। उसके अलावा ये जो आपको बीच का पोर्शन दिख रहा है अंदर, इनको कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आपको बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स दिखाई दे रहे हैं।
इनमें से कुछ सेल्स हैं अल्फा सेल्स जो ग्लूकागॉन नाम का एक हार्मोन बनाते हैं, फिर आते हैं बीटा सेल्स जो इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाते हैं, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन नाम का एक हार्मोन बनाते हैं। अगर आपको याद हो तो सोमेटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस से भी रिलीज होता है, हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन इज सोमेटोस्टेटिन, तो ये सेम पेंक्रियाज के डेल्टा सेल्स से भी रिलीज होता है। उसके अलावा इनके पास प्रेजेंट है एफ सेल्स जो पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड नाम के एक हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। मेजर में मैं बात करूंगा इंसुलिन और ग्लूकागॉन की, तो इंसुलिन जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल यानी आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम करने का काम करता है, जबकि ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। यानी अगेन ये दोनों भी थायरोकैल्सिटोनिन और पीटीएच की तरह एक दूसरे के फंक्शन को एंटागोनाइज करते हैं, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स के। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, इसीलिए इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है, जिसको आप कहते हो डायबिटीज़ मेलाइटस। और ग्लूकागॉन हार्मोन आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। इनफैक्ट आपकी बॉडी में और भी ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया, एड्रेनालिन हो गया, थायराइड हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया। तो बहुत से हार्मोन्स ऐसे हैं जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, लेकिन आपकी पूरी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम करने वाला केवल एक हार्मोन है, वो है इंसुलिन। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से 5 से 6 हार्मोन्स जो काम कर रहे हैं उस काम का अपोज कौन कर रहा है? इंसुलिन अकेला। इसलिए जैसे ही इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने लगती है ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि ये सारे के सारे को काम को एंटागोनाइज करने वाला भी अब कम पड़ने लगा है। तो इंसुलिन आपकी बॉडी का एकमात्र हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल कम करेगा। इट इज़ द ओनली एंटी डायबिटिक हार्मोन। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड जैसा कि नाम बता रहा है मुझे, रेनल वर्ड यूज़ होता है किडनी के लिए, तो किडनी के टॉप पर प्रेजेंट एक ग्लैंड जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। 2 किडनी इसलिए 2 ही एड्रिनल ग्लैंड, ये इनका एग्जैक्ट लोकेशन। अब एड्रिनल ग्लैंड की भी मैं अगर बात करूँ हिस्टोलॉजिकली तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसका बाहर वाला पोर्शन कहलाएगा कॉर्टेक्स, अंदर वाला पोर्शन कहलाएगा मेडुला। इसके कॉर्टेक्स में मुझे 3 लेयर्स दिखाई दे रही है, पहली, दूसरी और तीसरी। सबसे बाहर वाली लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नाम के हार्मोन्स रिलीज करती है। उसके अंदर वाली लेयर है जोना फेसिकुलेटा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम के हार्मोन्स रिलीज करती है। और सबसे अंदर वाली है जोना रेटिकुलारिस जो आपके सेक्स हार्मोन्स रिलीज करती है। इन तीनों जो लेयर्स है, ये तीनों लेयर्स जो हार्मोन्स बनाती है सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स। और जो मेडुला वाला पोर्शन है इनके हार्मोन्स को कहा जाता है कैटेकोलामाइंस। ठीक है, तो बात करता हूँ मैं सबसे पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जोना ग्लोमेरुलोसा से बनते हैं। ये आपकी बॉडी में जो मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है, इसलिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इनका नाम रखा गया। अगेन ये एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं जिसमें से सबसे मेजर है एल्डोस्टेरॉन और 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। उसके अलावा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कॉर्टेक्स के जोना फेसिकुलेटा से रिलीज होते हैं। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के मेन एग्जांपल्स में कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन्स हैं। फिर बात करता हूँ जोना रेटिकुलारिस जो सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगी। इसमें जो हार्मोन्स है बेसिकली वो है एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो बेसिकली एंड्रोजन क्या है? जो जितने भी मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उन मेल सेक्स हार्मोन्स के ग्रुप को कहा जाता है एंड्रोजन्स। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन यानी डिया, एंड्रोस्टेनेडायोन और टेस्टोस्टेरॉन। जो सबसे मेजर फंक्शंस है वो टेस्टोस्टेरॉन के हैं, इसलिए आप लोग केवल टेस्टोस्टेरॉन के बारे में ही आपने ज़्यादातर सुना है। बाकी उसके अलावा डिया और एंड्रोस्टेनेडायोन भी एंड्रोजन्स के एग्जाम्पल्स है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो है ही। अब देखो कैसा है कि फीमेल में भी टेस्टोस्टेरॉन प्रेजेंट होता है और मेल में भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सोर्स है आपका एड्रिनल ग्लैंड, हालांकि इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेकोलामाइंस। तो जो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स हैं उनको कैटेकोलामाइंस कहा जाता है, जिसमें बेसिकली आपका एड्रिनालिन या एपिनेफ्रिन, दूसरा नॉर एड्रिनालिन और नॉन एपिनेफ्रिन और तीसरा डोपामाइन, ये 3 हार्मोन्स होते हैं। एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन ये दोनों हार्मोन्स के बारे में आपने अच्छे से स्टडी की होगी। ठीक है, इनके फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से पता होगा। एड्रिनालिन आपकी बॉडी का इमरजेंसी हार्मोन है, जो जब भी आपकी बॉडी किसी इमरजेंसी में रहती है तो उस इमरजेंसी में आपकी बॉडी को फ्लाइट और फाइट की इस सिचुएशन से बचाता है एड्रिनालिन
हार्मोन। तो ये जो हार्मोन्स है एड्रेनालिन ग्लैंड के आपकी बॉडी में सबसे मेजर रोल्स प्ले करते हैं और इनकी डेफिशिएंसी कैन लिटरली लीड टू डेथ, इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था अपना सेकंड सोर्स। हमने अब तक बात की हाइपोथैलेमस और दूसरे मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तीसरा जो सोर्स है वो है गोनेड्स, यानी आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का मेन काम रहता है गैमेट फॉर्मेशन, जैसे कि टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती है और ओवरी ओवम का। इसके अलावा ये एंडोक्राइन फंक्शन भी कैरी आउट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं टेस्टिस की बात करूँ तो आप सबको पता होगा हमारे स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है एक छोटा सा ऑर्गन, और ये बनाता है मेल सेक्स हॉर्मोन्स, और उन मेल सेक्स हॉर्मोन्स के ग्रुप को कहा जाता है एंड्रोजन्स। और इसमें जो इंपॉर्टेंट एंड्रोजन्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरॉन, उसके अलावा डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोस्टेनेडायोन, जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरी, फीमेल गोनेड जिसको कहते हैं। तो इसके जो मेजर हार्मोन्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस अगर आप लोगों को याद करना हो तो आप इसको ऐसे समझो कि जो फीमेल बॉडी के जो मेजर फंक्शंस हैं वो सारे एस्ट्रोजन कैरी आउट करता है, और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड जो फीमेल बॉडी में चेंजेस आते हैं या प्रेगनेंसी को बनाए रखने का जो काम करते हैं या प्रेगनेंसी रिलेटेड जितने भी काम हैं ये सारे प्रोजेस्टेरॉन के हैं, और फीमेल डेवलपमेंट के सारे काम एस्ट्रोजन के हैं। यानी कि एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ कि जब प्यूबर्टी आती है फीमेल में तो उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, तो वो प्यूबर्टी के वक्त जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है वो एस्ट्रोजन की वजह से होता है। और प्रेगनेंसी में और भी ज़्यादा ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, बिकॉज रेडी रखना उन ब्रेस्ट्स को मिल्क सिक्रीशन के लिए, वो काम करवाता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। उसके अलावा एक हार्मोन रिलीज होता है रिलैक्सिन, जैसा इसका नाम से समझ में आ रहा है कि रिलैक्स करता है। किसको रिलैक्स करता है? तो जो आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस आपके हिप बोन्स के, दो हिप बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उस कार्टिलेज को ये क्या करती है? रिलैक्स करती है, जिससे पार्चुरेशन बहुत आसानी से हो सके। पेल्विक गर्डल बेसिकली क्या होता है कि पार्चुरेशन के लिए द फीटस हैज़ टू पास थ्रू दी दैट नैरो पेल्विक गर्डल। तो उस पेल्विक गर्डल को ब्रॉडन अप करना है अगर, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, वो काम करवाता है रिलैक्सिन। उसके अलावा इनहिबिन नाम का एक हार्मोन भी रिलीज होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो हार्मोन है इनहिबिन, इसी नाम का हार्मोन टेस्टिस भी रिलीज करती है। बट हम इस वीडियो में जो मेजर हार्मोन्स जो आपको पढ़ने हैं, जो आपको ध्यान होने चाहिए, हम केवल वही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम सोर्स की बात करते हैं मेजर बॉडी ऑर्गन्स। तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स कुछ ऐसे हैं जो अपना काम करने के साथ साथ एंडोक्राइन फंक्शंस भी कैरी आउट करते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं किडनी की। किडनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीक्रेशन ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। सबसे पहला है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा। अब एरिथ्रोपोइसिस क्या है? तो एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसीज का प्रोडक्शन। तो जब एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है तो आरबीसीज का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। उसके अलावा हम बात करेंगे रेनिन हार्मोन की। अगेन किडनी का एक और हार्मोन, और रेनिन हार्मोन आप सबने पढ़ा होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम का पार्ट है जिसको कहा जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, बहुत एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसके बारे में हम लोग ने हमारे किडनी वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। आप क्या कीजिएगा, हमारे जो यूट्यूब के जो हमारी वीडियोज़ हैं उनके अलग अलग सेक्शंस बने हैं, आपने देखा होगा। शॉर्ट्स का सेक्शन अलग है यूट्यूब पे, वीडियोज़ का अलग है, और लाइव क्लासेस का अलग है। तो जितनी भी फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं हम लोग ने लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में रखे हैं, क्योंकि हमने वो क्लासेस लाइव ली थी, तो आपको वहाँ पे ये सब पढ़ने को मिल जाएगा। तो जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है, ये आपके बॉडी में जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, यानी कि DHCC। DHCC को बेसिकली एक एक्टिवेटेड विटामिन डी भी कहा जाता है। ये एक हार्मोन है, ध्यान रखना है, ये विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म, लेकिन ये एक हार्मोन ही है। अभी DHCC क्या करता है आपकी बॉडी में, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अभी थोड़ी टाइम में डिस्कस करूंगा। कब? जब मैं लीवर के हार्मोन्स की बात करूंगा। तो यस, आपका लीवर भी हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंजियोटेंसिनोजन। अब एंजियोटेंसिनोजन अगेन आपके रास का ही पार्ट है। रास का फुल फॉर्म क्या है? रेनिन किडनी से, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रेनिन कहाँ से आ रहा है? किडनी से। एंजियोटेंसिन लीवर से,
एल्डोस्टेरोन कहाँ से आ रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया सिस्टम। तो आप देख रहे हो किस तरह से किडनी, लीवर और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स मिलकर एक पूरा सिस्टम कैरी आउट कर रहे हैं आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। उसके अलावा एक और हार्मोन बनाता है लीवर, 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल यानी 25HCC। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर। थोड़ी देर पहले हमने किडनी में बात की थी 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। तो क्या है ये दोनों? तो देखो, आप सबने पढ़ा होगा कि जो हमें सनलाइट में एक्सपोजर करना चाहिए अपना। क्यों? क्योंकि सनलाइट हमारी बॉडी में, सन की हेल्प से हमारी बॉडी विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। तो वो कैसे करती है? देखो, आपकी स्किन में एक कंपाउंड प्रेजेंट है जिसका नाम है 7-डीहाइड्रोकोलेस्टेरॉल। 7-डीहाइड्रोकोलेस्टेरॉल। जब इस 7-डीहाइड्रोकोलेस्टेरॉल के ऊपर सनलाइट आती है तब ये कन्वर्ट होता है कोलिकैल्सिफेरॉल में। कोलिकैल्सिफेरॉल ब्लड के थ्रू होता हुआ पहुंचता है लीवर में, जहाँ पे लीवर में एक प्रेजेंट एंजाइम 25 हाइड्रोक्सिलेज इसको कन्वर्ट करता है एक हार्मोन में जिसका नाम है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल यानी कि ये वाला। अब ये 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल अगेन ब्लड की हेल्प से पहुंचेगा किडनीज़ में, और किडनीज़ में जाने के बाद किडनी में एक और एंजाइम प्रेजेंट है 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये इसमें एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करता है और बना देता है 125DHCC यानी कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो ये जो आपके ब्लड में जो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है वो है 125DHCC जो कि किडनी में बनता है। अब नाम देखो आप, इसका नाम क्या है? कोलिकैल्सिफेरॉल, जो स्किन में बन रहा है। इस कोलिकैल्सिफेरॉल में जब आप 25th कार्बन पे OH ग्रुप लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। किडनी में जाने के बाद में इसके पहले कार्बन पे भी एक OH लग जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। तो ये दोनों हार्मोन्स आपको याद रखने हैं, 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल लीवर से और 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल किडनी से। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट की। तो यस, हार्ट भी एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर या एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये बेसिकली इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आपके एट्रिया की वॉल से रिलीज होता है। एट्रिया मतलब हार्ट का अपर चैम्बर ऑरिकल। नाइट्रियूरेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूरेटिक मतलब कि यूरिन, और नेट्री वर्ड जो है ना, नेट्रियम, ये नेट्रियम वर्ड सोडियम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके यूरिन में सोडियम बढ़ा देता है। यूरिन में, यानी यूरिन में अगर सोडियम बढ़ गया यानी कि आपके ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो गया। यानी ये बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। चलिए फिर बात करते हैं हम लोकल हार्मोन्स की। अब कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि सर लोकल हार्मोन्स किसको कहते हैं? तो बेसिकली जैसा कि नाम बता रहा है लोकल, यानी कि ये हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो आपके टिश्यूज़ और ब्लड में प्रोड्यूस होते हैं, और उनका टारगेट साइट भी या तो वो वही टिश्यू है या फिर उसके आसपास का टिश्यू, यानी जहाँ पर ये रिलीज़ हुआ उसका टारगेट साइट भी वही है। नॉर्मली जैसे हम हार्मोन्स की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं TSH की, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करती है, लेकिन उसका टारगेट साइट है थायराइड के सेल्स। तो वो लोकल हार्मोन्स नहीं है। लोकल हार्मोन्स जहाँ बनते हैं या तो उन्हीं के टिश्यूज़ या उसके आसपास के टिश्यूज़ पे काम करते हैं, टारगेट करते हैं, इसलिए इनको लोकल हार्मोन्स कहते हैं। अब आपकी बॉडी में लोकल हार्मोन्स की अगर मैं एक लिस्ट तैयार करूँ तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, बट हम लोकल हार्मोन्स के जो सबसे फेमस एग्जांपल्स जो आपने सुने होंगे या जो आपको सुनने चाहिए उनकी बात करेंगे, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, PGs। उसके अलावा हेपेरिन, हेपेरिन एक हार्मोन है, ये बात ध्यान रखना है। हेपेरिन आपने पढ़ा होगा, ये आपकी बॉडी का एंटीकोएगुलेंट है। जब आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है तो क्लॉट क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें एक हार्मोन प्रेजेंट है हेपेरिन, जो उस ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। उसके अलावा ल्यूकोट्राइन्स, हिस्टामिन, हिस्टामिन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है या चोट लगती है तो आपका जो डैमेज्ड टिश्यू है वो हिस्टामिन रिलीज़ करता है, जो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और जो एलर्जीज प्रोड्यूस करता है। तो ये वही लोकल हार्मोन है। उसके अलावा ब्रेडिकाइनेंस, थ्रोम्बोक्सेन्स, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन के बारे में भी आपने काफ़ी नाम सुना होगा। इसी को कहा जाता है 5-HT, इसका केमिकल नेम है 5-हाइड्रोक्सिल ट्रिप्टामिन। उसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स और एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, न्यूरोट्रांसमीटर, जो साइनेप्स होता है उस साइनेप्स को फर्दर जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंचाने के लिए यू नीड न्यूरोट्रांसमीटर्स, और उसका बेस्ट एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन। चलिए मैं GIT हार्मोन्स को थोड़ा सा डिटेल में लेना चाहूँगा। GIT हार्मोन्स यानी वो हार्मोन्स जो आपकी गैस्ट्रो यानी स्टमक और इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं। तो आपके स्टमक से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनका नाम है गैस्ट्रिन और ग्रेलिन। गैस्ट्रिन बेसिकली आपके गैस्ट्रिक जूस के
सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। और ग्रेलिन को हम कहते हैं हंगर हार्मोन, यानी जो हमें भूख लगती है वो भूख बढ़ाने का काम किसका है, ग्रेलिन हार्मोन का। उसके अलावा इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ हार्मोन्स बनाता है, जैसे कि सिक्रेटिन और सीसीके यानी कोलिसिस्टोकाइनिन। अब सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन ये दोनों लीवर और पैंक्रियाज से बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं। उसके अलावा इनके एग्जांपल्स में एंटेरोगेस्टेरॉन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी स्मॉल इंटेस्टाइन से ही रिलीज होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूंगा कुछ एडिपोज सेल्स की। एडिपोज सेल्स आपको पता होगा आपकी बॉडी के फैट सेल्स, जो यहाँ पे फैट का स्टोरेज होता है, वो भी एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है लेप्टिन। वो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। लेप्टिन हार्मोन आपकी भूख को कम करता है, यानी आपकी एपेटाइट को सप्रेस करता है। यानी आप इसको ऐसे समझो कि आपकी भूख बढ़ाने का काम कौन करता है, स्टमक से रिलीज हुआ ग्रेलिन, जबकि आपकी भूख कम करने का काम कौन करता है, लेप्टिन। ये आपकी एपेटाइट को कंट्रोल रखता है, जबकि आपकी एपेटाइट बढ़ाता है ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लेसेंटा। अब अगेन प्लेसेंटा कोई परमानेंट पार्ट तो है नहीं। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन आपको पता है प्रेगनेंसी के वक्त फीमेल बॉडी में होता है, और प्लेसेंटा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अब आपको पता होगा, एक आपने प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, एक छोटा सा किट आता है जो आप मेडिकल स्टोर से खरीदते हो, और उस किट के ऊपर आप यूरिन का एक ड्रॉप डालते हो, और वो यूरिन के ड्रॉप से आप पता कर लेते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। तो वो बेसिकली HCG टेस्ट है। वो आपके यूरिन में HCG की मात्रा को देखता है। अगर HCG प्रेजेंट है मतलब कि प्रेगनेंसी है, बिकॉज HCG आपकी बॉडी में ये जो हार्मोन है वो प्लेसेंटा के अलावा कहीं पे भी रिलीज नहीं होता, और प्लेसेंटा केवल प्रेगनेंसी में ही बनता है। हालांकि इसके और भी फंक्शंस हैं, इसके जो मेजर फंक्शंस हैं वो बहुत सारे हैं। इन सबको हम रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग केवल एक आइडिया ले रहे हैं। नेक्स्ट हार्मोन है HCS ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, जिसको ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन यानी HPL भी कहा जाता है। उसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, सेम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के वही फंक्शंस। और रिलैक्सिन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है ताकि पार्चुरेशन इजीली हो सके। तो रिलैक्सिन के दो सोर्स हैं, ओवरी और प्लेसेंटा। नेक्स्ट बात करते हैं मेल फीटस। अब जो मेल फीटस रहता है ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन। देखो बेसिकली क्या होता है, जब फीटस का डेवलपमेंट होता है ना इनिशियल स्टेज पे, तो हर फीटस में एक मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट होती है। समझना इस चीज़ को, मुलेरियन डक्ट। और जब इस मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट होगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डेवलपमेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डेवलपमेंट होता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन, जब फीटस मेल रहता है तो एक हार्मोन बनाता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, और जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि एंटी मुलेरियन हार्मोन इनहिबिट कर देता है मुलेरियन डक्ट को, जिसकी वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा और उस फीटस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। ये इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसको हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये थे सारे के सारे हार्मोन्स, मेजर हार्मोन्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए। चलिए मैं इन सब को एक सिंगल स्लाइड में आप लोगों के लिए समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी हमारे नर्वस सिस्टम के डायनसेफलॉन में प्रेजेंट एक पार्ट का जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन और डोपामाइन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये सारे हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। ADH और ऑक्सीटोसिन यहाँ से रिलीज होकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर स्टोर हो जाएंगे और बाकी के सारे हार्मोन्स आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी को या तो स्टिमुलेट करेंगे या फिर इनहिबिट करेंगे। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी का मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्लैंड T3 यानी ट्राइआयोडोथायरोनिन, T4 यानी टेट्राआयोडोथायरोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन यानी कि TCT का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस बेसिकली मेल सेक्स हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स का फॉर्मेशन करता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन। फिर बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन सब का रिलीज करता है। ADH ऑक्सीटोसिन केवल पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होकर रहते हैं, वहाँ पे बनते नहीं है।
फिर बात करते हैं पीनियल ग्लैंड, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक मेलाटोनिन हार्मोन का फॉर्मेशन करेगी। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, आपके थायराइड ग्लैंड के बैक पोर्शन पे प्रेजेंट 4 ग्लैंड्स हैं जो पैराथायरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। ये आपका पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन और दूसरा आपका टीसीटी, ये दोनों मिलकर आपके ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट करती है। थाइमस ग्लैंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन बनाती है, थाइमोसिन और थाइमोपोइटिन, जो कि टी सेल्स के मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन को रेगुलेट करता है और इन्हीं से आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट है हार्ट, तो एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर या एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। एड्रिनल ग्लैंड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कि एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कि स्टेरॉल, सेक्स हार्मोन्स जैसे कि एंड्रोजन्स, एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन और डोपामाइन, इन सब का सोर्स है एड्रिनल ग्लैंड। फिर पैंक्रियाज मिक्स्ड हो गया, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, इसका एंडोक्राइन पोर्शन इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन, ये 3 हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है। ये मेजर हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं। फिर किडनी एक ऑर्गन हो गया जो एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन और 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल। फिर एडिपोज टिश्यू बनाता है लेप्टिन जो आपकी एपेटाइटिस को सप्रेस करता है। लीवर बनाएगा एंजियोटेंसिनोजन और 25 हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल। यही 25 हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल स्किन में बनकर लीवर में आता है, स्किन में बनता है कोलीकैल्सिफेरॉल, फिर लीवर में आके बनता है 25 हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल, ये जाता है किडनी में और बनाता है 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल। एंजियोटेंसिन और किडनी से रिलीज होने वाला आपका रेनिन, ये दोनों, यानी कि एक सेकेंड रुको, वापस बता रहा हूँ मैं आपको। रास मैकेनिज्म में कौन कौन रोल प्ले कर रहा है? किडनी से आने वाला रेनिन, फिर लीवर से आने वाला एंजियोटेंसिनोजन और फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाला एल्डोस्टेरॉन, ये तीनों मिलकर बनाते हैं आपका रास सिस्टम। ओवरी, फीमेल गोनेड, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स में मेन हार्मोन्स में गैस्ट्रिन, ग्रेलिन आपका हंगर हार्मोन, ग्रेलिन हंगर बढ़ाता है तो लेप्टिन हंगर को कम करता है। सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकिनिन और मेल फिटस एंटीमुलेरियन हार्मोन जो कि सप्रेस कर देता है मुलेरियन डक्ट को। और प्लेसेंटा से रिलीज होने वाला है HCG आपका प्रेगनेंसी टेस्ट, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसको ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन भी कहते हैं। उसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो बस ये सारे हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी में जो मेजर हार्मोन्स हैं, ये सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो और काफ़ी कुछ समझ में आपको यहाँ से आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।